Hello everyone, this is CS संगीत केडिया from संगीत केडिया Academy. आज मैं I am going to discuss the amendments regarding the paper Economic and Commercial Laws. That is ECL, which is one of the papers in the old syllabus, executive program. इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ पेपर जो है आपका इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ ECL ओल्ड सिलेबस का पेपर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, उसके जो अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स विच आर रेलेवेंट फॉर जून 2021 एग्जामिनेशन. क्योंकि नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द अमेंडमेंट्स विच आर फॉर जून 2021 एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई in today's lecture I will cover the amendments regarding this paper which have taken place between the dates 1st of July 2000 to 31st of December 2000. 1 जुलाई 2020 sorry 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020, इस 6 महीने के पीरियड में जो भी चेंजेस हुए हैं वो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा इन द विच इज एप्लीकेबल इन दिस पेपर, ECL पेपर. इसका मतलब, और आप जानते हैं कि सर 31 दिसंबर 2020 के बाद जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, दैट इज 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, वो आपको जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि 6 महीने का क्राइटेरिया एज पर द ICS गाइडलाइंस. तो इसलिए हम यहां तक का ले रहे हैं. और इसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट आ रहे हैं, मतलब 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, 1 जनवरी 2021 उस दिन या उसके बाद जो भी चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम. एक तो ये बात. एक बात और, क्योंकि मैं ये 6 महीने में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो डिस्कस करूंगा आज की क्लास में. इससे पहले के अगर अमेंडमेंट्स आप अपडेटेड नहीं है, मतलब 1 जुलाई 2020 से पहले के अगर चेंजेस आप नहीं जानते, आप अपडेटेड नहीं है, उसके लेक्चर अमेंडमेंट के या उसके नोट्स नहीं है, तो यू कैन रेफर आवर वेबसाइट. वहां पे ऑलरेडी इससे पहले के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे डले हुए हैं, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं. और ये वाले अमेंडमेंट जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये लेक्चर और इससे रिलेटेड नोट्स, ये आपको ये भी हमारी वेबसाइट पे डल जाएंगे. हमारे वेबसाइट डली www संगीत केडिया academy.com, www.sangeetkedia my name academy.sangeetkedia that is name और institute.com. तो इस वेबसाइट पे जाइए, वहां पे होम पेज पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अमेंडमेंट्स, तो वहां पर रेफर कर सकते हैं. तो पहले 1 जुलाई 2020 से पहले के अमेंडमेंट भी मिल जाएंगे, और ये वो जो अमेंडमेंट जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी आपको हमारे वेबसाइट पे प्लेस हो जाएंगे. एंड इट इज ओपन लेक्चर फॉर एवरीवन. कोई भी, चाहे हमारा स्टूडेंट हो या ना हो, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी इसके नोट्स ले सकता है. इसके नोट्स भी साथ में होंगे, आपको लेक्चर के साथ नोट्स भी होंगे अमेंडमेंट के. ठीक है. नाउ बेसिकली इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ पेपर में, ECL पेपर में 3 चैप्टर में चेंजेस हैं. तो पहला तो आपका दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो आपका टॉपिक है. इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए. आप सबने सुना होगा कि सब नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. आपने ठीक सुना है. नाउ वी हैव अ न्यू प्रोजेक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं हुआ है. इसके कुछ प्रोविजंस इफेक्टिव है, नॉट 100% इफेक्टिव नहीं हुआ है. इसका था ओल्ड एक्ट वो कंप्लीटली अबॉलिश भी नहीं हुआ है. तो आईसीएसआई ने, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने ये प्रिस्क्राइब किया है
कि स्टूडेंट ये तो पूरा पढ़ेंगे जो पुराना आपको चल रहा है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है। और नए के वो प्रोविजन आपको पढ़ेंगे जो प्रोविजन आपके अभी तक इफेक्टिव हो गए, ठीक है। मतलब ओल्ड पूरा पढ़ना है, पहले ये पढ़िएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस निकाली है, और न्यू के सिर्फ वो प्रोविजन पढ़ने जो अभी तक इफेक्टिव हो गए हैं। तो मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के वो प्रोविजन जो अभी तक इफेक्टिव हो गए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में अलग से मैंने 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अलग से 4 लेक्चर्स मैंने आपको रिकॉर्ड किए हैं। तो वो आपको सुनना है, उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वो मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैंने सेपरेटली एक पूरा टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पूरा एक एक्ट पढ़ा है, तो एक टॉपिक पढ़ा है जिसमें 4 लेक्चर हैं, ठीक है। और उसके नोट्स वगैरह सब आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो मैंने खाली बता दिया कि ये भी आपको अमेंडमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे आज लेक्चर में मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिस्कस नहीं कर रहा। वो भी साथ साथ जब ये लेक्चर हमारी वेबसाइट पे प्लेस होगा, साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लेक्चर भी प्लेस हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। लेकिन मैंने यहाँ पर इसका रेफरेंस दे दिया कि ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन उसके अलग से लेक्चर हैं, 4 लेक्चर, उसके नोट्स भी हैं, वो आप पढ़िएगा, डिटेल में आपको वो सब चीज दे रखी है। तो एक तो ये चेंज हो गया आपका इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉ पेपर में। दूसरा जो चेंजेस हैं, जो सेकेंड चेंज है, देखिए, दैट इन द चैप्टर नंबर 5 फीमा, चैप्टर 5 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस है मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। पेज नंबर 50 पे मैं पेज नंबर के साथ बताता हूं आपको, ठीक है। एनआरए की डेफिनेशन देखिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो डेफिनेशन चेंज हो गई है। नाउ द न्यू डेफिनेशन इज नॉन रेजिडेंट इंडियन मीन्स एन इंडिविजुअल, एनआरआई means an individual resident outside India, PROI, इंडिविजुअल होना चाहिए, PROI होना चाहिए, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये नई डेफिनेशन, ये आपको नोट्स, जो अमेंडमेंट के नोट्स मिलेंगे जो हमारी वेबसाइट पे होंगे, उसमें सब लिखा होगा। ये नई डेफिनेशन हो गई। फर्क क्या आ गया मैं बता दूं आपको। पहले ये जितना मैंने लिखा हुआ एज इट इज पहले भी डेफिनेशन में था। नॉन रेजिडेंट इंडियन मीन्स एन इंडिविजुअल रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा और लिखा था हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु इज अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर एंड ऑल दैट, ठीक है। वो सब हट गया है, वो भी इसके लगा। और हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर एंड ऑल दैट, वो सब हट गया है। इसका मतलब आपको यहां तक ही बस डेफिनेशन है। इसका मतलब ही शुड बी एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू बी एनआरआई, a person must be individual, he must be a PROI, person resident of India, and he should be a citizen of India। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इंडिविजुअल है, PROI है एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसका तो ये नई डेफिनेशन आ गई। पुरानी वाली डेफिनेशन में कुछ चीजें थी वो हट गई हैं, वो क्या हट गई मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू द सेकंड चेंज इन द फेमा, मतलब फेमा टॉपिक के अंदर कुछ कुछ चेंजेस मैं बता रहा हूं। पहला चेंज तो ये था डेफिनेशन ऑफ एनआरआई। सेकंड चेंज इन द टॉपिक फेमा, पेज नंबर 61 पे, हु कैन मेक एफडीआई, एफडीआई कौन कर सकता है। इसके अंदर पूरा मैंने, वैसे तो आपको इसके अंदर पूरा का पूरा मैंने पैराग्राफ टॉपिक जो था वो मैंने रिप्लेस करके नया टॉपिक यहां डाल दिया अमेंडमेंट के नोट्स में। लेकिन उसमें जो चेंज है बताता हूं, जैसे मैं पूरा पढ़ रहा हूं क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये सेंटेंस एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन मैंने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, पूरा पैराग्राफ ही नया लिख दिया है। तो आप पूरा पैराग्राफ रिप्लेस करना। लेकिन चेंज क्या बताता हूं, लेकिन उसमें जो सेकंड सेंटेंस था ना कि साहब अगर कोई सिटीजन ऑफ बांग्लादेश है या एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश है, वो सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू, चाहे वो ऑटोमेटिक रूट में अलाउड है, लेकिन अगर कोई सिटीजन ऑफ बांग्लादेश या आपको कोई एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश अगर वो एफडीआई करती है तो ओनली अंडर द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। वो सेंटेंस चेंज हो गया। बाकी थर्ड, उसका नेक्स्ट सेंटेंस भी सेम है कि पाकिस्तान का कोई सिटीजन या कोई एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान वो करती है तो ओनली अंडर द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट एंड, लेकिन कुछ सेक्टर को छोड़ के लाइक डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी
एंड या वो सेक्टर्स जो जिसमें एफडीआई प्रोहिबिटेड है। वो इसका था फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस उस पैराग्राफ में सेम है। बीच का जो सेंटेंस था बांग्लादेश के सिटीजन और इनके एंटिटी, वो उसकी जगह नया सेंटेंस आ गया, उसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है। आप जब आपको नोट्स मिलेंगे तो वो बोल्ड भी किया, पता लग जाए वो सेंटेंस चेंज हो गया। वो क्या लिखा हो देखिए, हाउ एन एंटिटी ऑफ ए कंट्री, कोई कंट्री विच शेयर द लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, ऐसा कंट्री वो लैंड बॉर्डर को शेयर करती है विथ इंडिया। इसका था जितने भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है जो आपको इंडिया की बॉर्डर्स को टच करते हैं, क्या उसके अंदर चाइना आ जाएगा, नेपाल, श्रीलंका, ये सुनो ऐसे कई सारे कंट्री आ जाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई सारे कंट्री, बांग्लादेश कई सारे कंट्री। एंटिटी ऑफ ए कंट्री विच शेयर द लैंड बॉर्डर विद इंडिया, या वेयर द बेनिफिशियल ओनर ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इज सिचुएटेड इन। अच्छा, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा चाइना में बैठा है या कोई चाइना कंपनी है, वो पहले पैसा किसी ऐसे कंट्री में भेज दे जिसकी लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ टच नहीं करती, फिर वहां से पैसा इंडिया में एफडीआई हो। तो देखा जाए जहां से पैसा इंडिया में आया है वो एक्चुअली दैट एंटिटी इज ऑफ अ कंट्री विच डज नॉट शेयर द लैंड बॉर्डर विद इंडिया, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो चाइना में बैठा कि उसने पैसा यहां भेजा, वो यहां लगा रही है, ठीक है। तो क्या लिखा, वो भी कवर कर दिया। और वेयर द बेनिफिशियल ओनर ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया इज सिचुएटेड इन, मतलब अगर कोई एंटिटी है लाइक कंपनी एंड ट्रस्ट एंड ऑल दैट, वेयर द बेनिफिशियल ओनर इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इज सिचुएटेड इन और इज सिटीजन ऑफ एनी सच कंट्री। इसका तो क्या है, इंडिया में जो एफडीआई हो रही है उसका अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो अगर आपको ऐसी कंट्री का सिटीजन है जिसकी लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ टच करती है या शेयर द लैंड बॉर्डर विद इंडिया, या वहां की एंटिटी है, ठीक है, देन कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। इसका मतलब जो रिस्ट्रिक्शन बांग्लादेश के सिटीजन और एंटिटी के लिए थी, अब वो रिस्ट्रिक्शन उन सारी कंट्री के लिए हो गई जो कंट्री भी इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, या वो कंट्री अगर वो दूसरे कंट्री के थ्रू भी आ रहा है जो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं भी करती इंडिया के साथ, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी आपको उन कंट्री का है जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है या वहां की एंटिटी है। उस केस में हमेशा गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में ही जाना है और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट अप्रूवल। उसका रीजन मैं समझाता हूं। एक्चुअली ये जो चेंज आया था लास्ट ईयर आपको विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अक्टूबर 2020 एक कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी आई थी। और आप जानते हैं उस समय इंडिया में, मतलब लास्ट ईयर 2020 में कोरोना का प्रॉब्लम भी काफी, और अब इनफैक्ट 2021 में भी चल ही रहा है, लेकिन तो उसमें क्या हुआ था सब, बहुत सारी, जैसे चाइना के ऊपर स्पेशली आप जानते हैं टारगेट की, चाइना इज एवरीवन इज ब्लेमिंग कि साहब ये लैब में मैन्युफैक्चर्ड वायरस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो चाइना, कई जगह देखा गया चाइना क्या कर रहा था कि साहब उन कंट्री के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर्स मार्केट गिर गई, ठीक है, बहुत सारे अदर इश्यूज हो गए, तो उन कंट्री में शेयर्स परचेज कर करके उन कंट्री की कंपनीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा था। अच्छा, अब देखो चाइना इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री विच शेयर द लैंड बॉर्डर विद इंडिया, या कहीं और चाइना के पैसा किसी और कंट्री में जाके इंडिया में आए, अब वो कंट्री इंडिया का लैंड, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी चाइना का है, तो ऐसे केस में मतलब ओनली अंडर द गवर्नमेंट अप्रूव्ड। अच्छा, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि साहब अगर इसमें बैड इंटेंशन से शेयर एक्वायर किए जा रहे हैं जिससे कंट्री हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के हिसाब से, तो क्या ऐसे केस में गवर्नमेंट अप्रूवल देने से मना कर देगी? तो मतलब ऑटोमेटिक रूट उनके लिए बैन ही कर दिया कि आप ऑटोमेटिक रूट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते। मतलब अदरवाइज ऑटोमेटिक रूट में अलाउड है, लेकिन आपके लिए अलाउड नहीं है। मतलब इन कंट्रीज के सिटीजन से एंटिटी के अलाउड नहीं है जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आइडिया इज बेसिकली मैनिपुलेट करके, जैसे होता है बायोलॉजिकल वॉर आपने छेड़ दिया थ्रू दिस कोरोना वायरस एंड ऑल दैट, ठीक है, कोविड-19, और एक तरफ दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को वीक कर रहे हैं, फिर उस कंट्री को आप कंट्रोल करने के लिए वहां के शेयर्स वगैरह एक्वायर कर रहे हैं, एफडीआई कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कंडीशन लगा दी कि साहब ओनली अंडर द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। अच्छा, आप गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस, द आइडिया बिहाइंड दिस कि वो क्यों इन्होंने ऐसा किया है। ये क्लियर आपको, ये चेंज है आपको, ठीक है। तो मैंने पूरा का पूरा टॉपिक ही रिप्लेस करके नए नोट्स दे दिए कि हु कैन एफडीआई, हु कैन मेक द एफडीआई, लेकिन उसमें चेंज वही वाला सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस, एंड लेकिन उसका इंपैक्ट मैंने बता दिया क्या है और क्यों किया गया। नेक्स्ट चेंज देखिए, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पेज नंबर 61। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एफडीआई।
इसके अंदर भी ये पूरा टॉपिक मैंने रिप्लेस करके नया दे दिया, लेकिन इसमें पहला पैराग्राफ चेंज है। वो किया कुछ नहीं, थोड़ा सा उसको बेटर कर दिया। पहले पैराग्राफ में इतनी क्लैरिटी नहीं थी, उसको क्लियर कर दिया। क्या हम पहला पैराग्राफ में बता दूं, देखिए जो नया है, एक इंडियन कंपनी में एफडीआई कैसे होगी, हाउ द एफडीआई विल टेक प्लेस बाय इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ दिस इंडियन कंपनी, या इस इंडियन कंपनी के फुल्ली कंपल्सरली मैंडेटली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे फुल्ली कंपल्सरली मैंडेटली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। मतलब इसको हम इक्विटी शेयर के बराबर ही मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, देखिए, है ये प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर, फुल्ली कन्वर्टिबल है, कंपल्सरली कन्वर्टिबल, मैंडेटरी, मतलब कोई ऑप्शन नहीं कि साहब वो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर रह जाए या डिवेंचर रह जाए, अल्टीमेटली इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होना ही होना है। अब पूरा का पूरा मैंडेटरी कन्वर्ट से, तो हम इक्विटी शेयर ही मान रहे हैं। तो अगर एक इंडियन कंपनी में बाहर से कोई पैसा लगा रहा है इंडियन कंपनी के प्रेफरेंस शेयर में या डिवेंचर में, वो कैसे प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर है, फुल्ली कन्वर्टिबल है, कंपल्सरी कन्वर्टिबल है, मैंडेटरी कन्वर्ट, सारी कंडीशन है, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही मानी जाएगी, वो भी एफडीआई माना जाएगा। इसके अलावा ये इंडियन कंपनी अगर बाहर आउटसाइड इंडिया जीडीआर एडीआर इशू करती है या एफसीसीबी के थ्रू पैसा रेज करती है, तो ये भी अल्टीमेटली इंडियन कंपनी में एफडीआई का पार्टी माना जाएगा। एफडीआई का पार्टी माना जाएगा फॉरेन, ये भी इक्विटी में ही माना जाएगा, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एक इंडियन कंपनी के अगर जैसे प्रेफरेंस शेयर जो पार्टली कन्वर्टिबल है या ऑप्शनली कन्वर्टिबल है, ऐसे डिवेंचर पार्टली कन्वर्टिबल है या ऑप्शनली कन्वर्टिबल है, तो ऐसे केसेस में वो आपको फिर एफडीआई नहीं माना जाएगा, दैट इज डेड। एंड उस केस में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, ईसीबी के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। उस केस में द प्रोविजन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग विल बी एप्लीकेबल। ये जो सेम ही है जो सेकंड पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ जो चेंज है थोड़ा सा उसको एलोबरेट कर दिया। नेक्स्ट इज दैट इज द पेज नंबर 65 पे एक्विजिशन और राइट शेयर्स और कन्वर्टिबल डिवेंचर इशूड बाय एन इंडियन कंपनी, ये टॉपिक ओमिट हो गया। ऐसे अगला टॉपिक बोनस शेयर वाला है, पेज नंबर 65 एक्विजिशन ऑफ बोनस इशूड बाय इंडियन कंपनी, ये टॉपिक ओमिट हो गया, बोनस शेयर वाला, मतलब पूरा टॉपिक छोड़ दीजिएगा। अब इन दोनों के बदले में जो राइट शेयर्स का जो पहले से टॉपिक था, बोनस शेयर का जो पहले से टॉपिक था पेज नंबर 65 पे, उसकी जगह नया मतलब, और दोनों टॉपिक कंबाइन हो गए। मतलब राइट शेयर का अलग टॉपिक था, एक्विजिशन ऑफ राइट्स इशूड बाय इंडियन कंपनी, एक्विजिशन ऑफ बोनस इशूड बाय इंडियन कंपनी, ये दोनों टॉपिक ओमिट हो गया, मतलब इसके प्रोविजन कंबाइन हो गए एट वन प्लेस। वो क्या प्रोविजन मैं बता रहा हूं, देखिए आपको, जब दोनों टॉपिक आपके हट गए पहले वाले, उसकी जगह नया टॉपिक आ गया, एंड दैट इज कॉमन। वो टॉपिक क्या, देखिए, एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स स्लैश बोनस शेयर्स, ये नया टॉपिक बता रहा हूं जो नया हो गया, इशूड बाय एन इंडियन कंपनी। एक इंडियन कंपनी एक राइट शेयर या बोनस इशू करे, उसको पीआरओ, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, एक्वायर कर सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले के जो टॉपिक्स थे अलग अलग, वो ओमिट हो गए, उसकी जगह नया आ गया। ये बोल रहा है अगर मान लिया एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, एक्स लिमिटेड मान लिया एक इंडियन कंपनी, ये राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स ला रही है, और इसके पहले से कुछ शेयरहोल्डर्स हैं जो पीआरओआई हैं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो उनको भी आप राइट शेयर ऑफर कर सकते हैं, बोनस शेयर लॉट कर सकते हैं। भाई कुछ का ध्यान, एक बात का क्या ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी का अगर वो उसको कुछ सेक्टरल कैप अगर है, अगर आपकी कंपनी में 100% एफडीआई अलाउड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई सेक्टरल कैप ही नहीं है। बट अगर कोई सेक्टरल कैप है तो ध्यान रखना उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द राइट शेयर बोनस शेयर टू द पीआरओ। और एक का क्या ध्यान रखना है, इन एडिशन टू दैट आप कर सकते हैं ये और जो लॉ लग रहे हैं, जैसे अच्छा इसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 तो लगेगा, मतलब फेमा मना नहीं करा, फेमा अलाउ करा, बट इट से दैट इट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर एप्लीकेबल लॉज। कंपनीज एक्ट तो लगेगा, वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगर ये लिस्टेड कंपनी है
तो कंपनी के अलावा क्या कैपिटल मार्केट लॉ लाइक सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 वो भी अप्लाई होगा। मतलब जो भी लॉज अप्लाई हो रहे हैं, अगर अनलिस्टेड कंपनी तो ये अप्लाई होगा खाली, लिस्टेड कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो ये दोनों अप्लाई होंगे। इन सारे लॉज की कंप्लायंस करते हुए आप इशू कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में सेक्टोरल कैप का ध्यान रखना है कि सब उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और साथ में वॉट एवर द एप्लीकेबल लॉज आते हैं उसको कंप्लाई करते हुए आप राइट शेयर बोनस शेयर इशू कर सकते हैं टू द पर्संस हु आर ऑलरेडी योर शेयरहोल्डर्स एंड हु आर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड या नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर्स। नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर बोल सकते हैं या शेयरहोल्डर हु आर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, एक ही बात है ना। अब आगे ये तो इसके इस टॉपिक में 3 पैराग्राफ दे रखे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ ये कॉमन है बोथ फॉर राइट शेयर एज वेल बोनस शेयर। अगले जो 2 पैराग्राफ है ओनली फॉर राइट शेयर, अगले जो 2 पैराग्राफ ओनली ऑन राइट शेयर, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला पैरा नंबर 2 इसी टॉपिक में, वो क्या बोलते हैं, अगर कंपनी राइट शेयर्स ला रही है तो उसमें प्राइस होगा, ऑफर प्राइस। तो अगर वो लिस्टेड कंपनी है, वो इंडियन कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो जो भी प्राइस कंपनी ने डिटरमाइन किया है किसा ऑफर प्राइस एज पर लॉ, उसी प्राइस पे आप नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर को भी आप राइट शेयर ऑफर करेंगे एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिडेंट शेयरहोल्डर्स एंड नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर्स या शेयरहोल्डर्स हु आर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, एक ही बात है, इन सबको सेम प्राइस पे कंपनी शेयर ऑफर करेगी जो प्राइस कंपनी ने डिटरमाइन किया है इन द राइट इश्यू एज पर लॉ। सेम, सबका दोनों का प्राइस सेम होगा। इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, राइट शेयर जो आप ऑफर कर रहे हैं टू द नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर, उनका प्राइस रेजिडेंट शेयरहोल्डर के ऑफर प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर जिस पर ऑफर करें शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इट शुड नॉट बी लेस ऑफ द प्राइस एट विद द शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड टू द रेजिडेंट शेयरहोल्डर्स। इसका तो अनलिस्टेड कंपनी में क्या ध्यान रखना कि जो भी प्राइस कंपनी ने एज पर लॉ डिटरमाइन किया है, सारे शेयरहोल्डर को, चाहे रेजिडेंट शेयरहोल्डर चाहे नॉन, सेम प्राइस जो आपने डिटरमाइन किया एज पर लॉ उसी पर ऑफर करेंगे। अनलिस्टेड कंपनी में क्या ध्यान रखना है कि जो रेजिडेंट शेयरहोल्डर का प्राइस ऑफर कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट वाले का प्राइस उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब उससे बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। प्राइस राइट शेयर में जो ऑफर प्राइस है, प्राइस एट विद द राइट शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड टू नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर शुड नॉट बी लेस देन द प्राइस एट विद द शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड टू द रेजिडेंट शेयरहोल्डर, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। लास्ट देखिए 3rd पैराग्राफ आपको, ठीक है, वो क्या बोलता है। अच्छा, आप ये भी राइट शेयर के लिए, अच्छा राइट शेयर में आप पढ़ते हैं, कंपनी लॉ वगैरह पढ़ते हैं कि कंपनी प्रो राटा बेसिस पर ऑफर करती है, लेकिन कुछ शेयरहोल्डर ने अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने अपने राइट के हिस्से के शेयर किसी को रिनाउंस भी नहीं किए, तो क्या वो बचे हुए शेयर कंपनी किसी को कैसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो वही बोल रहा है, अगर उस केस में कुछ नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई करते हैं बियॉन्ड द एंटाइटलमेंट, तो कंपनी उनको अलॉट, वो अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी उनको अलॉट कर सकती है। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि अगर सेक्टोरल कैप है आपकी कंपनी पे, उसके एक्सीड नहीं करना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड दैट, वो आपको ध्यान रखना है। मतलब दे कैन अप्लाई, कंपनी में अलॉट देम बियॉन्ड द एंटाइटलमेंट। अगर वो शेयर किसी ने नहीं लिए, कुछ शेयरहोल्डर ने ना रेनाउंस किए किसी के फेवर में, तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं बियॉन्ड द एंटाइटलमेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी उनको अलॉट कर सकती है। बट ध्यान के रखना है, एक कंपनी के ऊपर जो भी सेक्टोरल कैप है फॉर नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर, जो एफडीआई के लिए जो भी सेक्टोरल कैप है अगर है, तो उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। देखिए लिखा हुआ, इट मे बी नोटेड दैट द एग्जिस्टिंग नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर आर अलाउड टू अप्लाई फॉर इश्यू ऑफ एडिशनल शेयर और मे बी फुल्ली कंपल्सरी मैंडेटरी कन्वर्टिबल डिवेंचर, एक ही बता, दैट इज इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर, और डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर फुल्ली कंपल्सरी मैंडेटरी कन्वर्टिबल ओवर एंड अबव द राइट से एंटाइटलमेंट, मतलब उनकी एंटाइटलमेंट उसके बियॉन्ड। द इन्वेस्टिंग कंपनी, मतलब जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडियन कंपनी, कैन अलॉट द एडिशनल शेयर्स आउट ऑफ अनसब्सक्राइब पोर्शन, मतलब वो पोर्शन राइट इश्यू का जो सब्सक्राइब नहीं हुआ, लोगों ने लिया नहीं, subject to the condition that the overall issue of shares to non-resident in the total paid up capital of the company does not exceed the sectoral cap। बस
ये ध्यान रखकर सेक्टोरल कैप को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो दीज आर द न्यू प्रोविजंस रिगार्डिंग द एक्विजिशन और राइट शेयर और बोनस इशूड बाय इंडियन कंपनी। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो दोनों के लिए था, राइट शेयर बोनस शेयर के लिए था, उसमें कुछ नहीं था कि आप इश्यू कर सकते हैं और आप इन कंप्लायंस में ऑल द एप्लीकेबल लॉस, ठीक है। और इसके बाद आपको दे रखा था कि सब दो पैराग्राफ थे ओनली फॉर राइट शेयर, एक में प्राइस के बारे में था और दूसरा कि एक्स्ट्रा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी अलॉट कर सकती है बियॉन्ड द एंटाइटलमेंट, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग द सेक्टोरल कैप एप्लीकेबल ऑन दैट कंपनी रिगार्डिंग द एफडीआई। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चेंज, पेज नंबर 66 पे एक टॉपिक आपका इन्वेस्टमेंट इन फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न इंडिया। इस पूरे टॉपिक में, ये टॉपिक दो लोगों के लिए, पूरे टॉपिक में हम एनआरआई की बात करते हैं, नॉन इंडियन और एंड पीआई होगी। तो पूरे टॉपिक में एनआरआई तो रहेगा, पीआई को कट कर दीजिएगा। मतलब नाउ दिस टॉपिक इज नॉट एप्लीकेबल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो हट गया। इसका मतलब पूरे टॉपिक में दो लोग इन्वेस्टर के लिए बात की, इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई, इन्वेस्टमेंट बाय पीआई इन फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न इंडिया। नाउ द सेम टॉपिक विल रिमेन एज इट इज, बट नाउ इट इज ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई इन फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न इंडिया। मतलब ये रहेगा और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को आप डिलीट कर देना पूरे टॉपिक से, जहां जहां वो आ रहा है। इज दिस टॉपिक इन्वेस्टमेंट इन फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न इंडिया। तो दीज आर द वेरियस चेंजेस इन द चैप्टर 5 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो पहले मैंने बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसके अलग सेपरेट लेक्चर एक वो आपका। दूसरा मैंने बताया अमेंडमेंट रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में 5-6 चेंजेस मैंने आपको बताया, ठीक है, और उसके सबके नोट्स मिल जाएंगे। तीसरा जो चेंज है that is relating to foreign contribution regulation Act 2010। इस लॉ में चेंजेस, इसमें भी कुछ इस लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट आई है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये तो एक्ट का नाम है और इस एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट आई है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसकी वजह से सम चेंजेस आर देयर इन दिस एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो वो क्या चेंजेस आए बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट 2020 इन दिस एक्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। इज दैट ओके? सबसे पहला आपका चेंज आपका दैट इज द जो सेक्शन 3 and 4 है, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्शंस 3 and 4। उसमें पहले सेक्शन 3 में एक लिस्ट दे रखी है कि साहब किस किस को प्रोहिबिटेड, हु ऑल आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, है ना वहां पे। उसमें जो पॉइंट नंबर 3 है, एग्जिस्टिंग पॉइंट नंबर 3, उसमें लिखा हुआ है साहब जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, ये लिखा हुआ है। इस सेम एडिटी है, लेकिन इसके आगे एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया पॉइंट नंबर 3 में, पब्लिक सर्वेंट। इट मीन आगे सेम कंटिन्यू जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। वो लैंग्वेज जो थी पहले एडिटी, उसके आगे एक ऐड हो गया पब्लिक सर्वेंट, मतलब एनी पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट का मतलब भी लिखा दिया है, पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एट डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। ये बोला कि सब पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या लेना है, पब्लिक सर्वेंट का मतलब लेना है पब्लिक सर्वेंट मीन्स एट डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। मतलब अब पब्लिक सर्वेंट्स को भी प्रोहिबिट कर दिया दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एंड द मीनिंग ऑफ द टर्म पब्लिक सर्वेंट हैज टू बी टेकन फ्रॉम
जो इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 21 में जो मीनिंग दे रखा है वो सेम मीनिंग आपको यहां पे लेना। तो एक तो ये चेंज आपको आ गया 1। दूसरा चेंज इस चैप्टर में क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में देखिए, आफ्टर सेक्शन 6 एंड बिफोर सेक्शन 9, आपके पहले से जो नोट्स है उसमें सेक्शन 6 का सेक्शन 9 सीधा है। तो दो नए सेक्शन हम बहुत डिस्कस हैं, सेक्शन 7 एंड 8, ये एडिशन है सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। वो क्या है बता देता हूं आपको। मतलब पहले से सेक्शन 6 आपके बुक में था पहले से, और 9 था, 6 का सीधा 9 था, 7 8 नहीं था, तो 7 8 को मैंने ऐड कर दिया बीच में। देखिए सेक्शन 7 क्या है, प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन, सेक्शन 7। इसका था अगर किसी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है तो वो आगे किसी और को ट्रांसफर नहीं करे। एक्चुअली ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं आपको। आपने एक टॉपिक पढ़ा था ना कि साहब अगर कोई एसोसिएशन, जैसे कोई डेफिनेट कल्चरल प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम इंडिया में आप कर रहे हैं, तो आप चाहें तो गवर्नमेंट से आप उसके लिए पहले गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट से परमिशन लेके सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, परमिशन लेके आप बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऐसी एसोसिएशन ले सकती है। अब ये बोला कि मान ली ऐसी कोई एसोसिएशन है जिसने गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करा रखा, परमिशन ले रखी टू ऑब्टेन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और फॉरेन रिसीव भी किया, तो आप रिसीव करके किसी और को पास ऑन नहीं करेंगे। अच्छा, इसका मतलब जैसे मान लिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड टू ऑब्टेन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, या गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव भी कर लिया, तो आपने जिस पर्पस के लिए लिया है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह की एक्टिविटी में उसमें यूज करेंगे उस पैसे को, आप उस पैसे को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या शुड इट बी अलाउड, नॉट अलाउड, क्योंकि ये तो फिर पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, इसलिए मना कर। देखिए मैं पढ़ देता हूं, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन हु is registered and granted a certificate or has obtained a prior permission under this act and receives any foreign contribution, एक तो आप रजिस्टर्ड है, परमिशन ले रहे गवर्नमेंट की, और फॉरेन आपने रिसीव किया, shall not, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, you are registered or you obtain the permission government and you have received the foreign contribution, and he said then they shall not transfer such foreign contribution to any person, ये किसी को भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब आइडिया पहले क्या था, बहुत सारे लोगों ने एनजीओ बना रखी कि साहब हम इंडिया में एजुकेशनल काम करेंगे, कल्चरल काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेके गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके बाद में पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया, किसी और चीज में यूज हो रहा है, क्या ये मिसयूज है। ऐसी जो कंट्रोल आपको सुना होगा साहब, जो इस सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे एनजीओ को जिसको बाहर से फंडिंग मिलती है, फॉरेन फंडिंग मिलती थी इन द नेम ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उनको कंट्रोल, क्योंकि ये देखा है कि साहब कई बार वो पैसा इंडिया में गलत चीजों में भी इस्तेमाल हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसे कई सारे प्रोविजन डाल दिए हैं। अगला भी प्रोविजन उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट सेक्शन 8, रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। देखिए सेक्शन 8 एक तो ये बोल रहा है अगेन सेम, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी टू ऑब्टेन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और उन्होंने फॉरेन कंट्री रिसीव किया है, पहली बात वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप उसी पर्पस में यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए आपने रिसीव किया है, किसी और पर, और किसी भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी लेके स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा दिया या उस पैसे से आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, एकदम नहीं कर सकते। दूसरा ये बोला कि साहब जो पैसा आपने बाहर से रिसीव किया उसी पर्पस में यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए आपने रिसीव किया, लेकिन अच्छा आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे भी होते हैं, भाई इतने सारा स्टाफ रख रखा है, उसकी सैलरी है एंड ऑल दैट, इसका मतलब ऑफिस का रेंट है, बिजली का खर्चा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में उस पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, बट मैक्सिमम 20%, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है उसका मैक्सिमम 20% यू कैन यूटिलाइज इट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके बियॉन्ड एक एक्स्ट्रा आपको करना है तो विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब दो बातें हो गई, अगर आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, आप एनजीओज हैं, कोई डेफिनेट कल्चरल प्रोग्राम है, सोशल प्रोग्राम है, रिलीजियस प्रोग्राम है, और आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड या गवर्नमेंट से आपने परमिशन ले रखी है एंड उसकी रजिस्ट्रेशन या परमिशन के आधार पर आपने फॉरेन कंट्री रिसीव भी कर रखा है, एक तो परिवार उसी पर्पस में यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए आपने फंड लिया, दूसरा कभी भी स्पेकुलेटिव पर्पस में पैसे का यूज नहीं करेंगे, तीसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते, बट अपर लिमिटेड मैक्सिमम 20% ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर। इसके बियॉन्ड करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मोर देन 20%,
तो कर सकते हैं ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कंट्रोल लगा दिया विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बिना नहीं कर सकते। दैट इज सेक्शन नंबर 8। तो ये सारा उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो एनजीओ उनको सुना होगा आपने, अखबारों में काफी था, इनको काफी कंट्रोल किया है कि साहब ये लोग मिसयूज, पहले कोई सब नॉर्म्स नहीं थे तो मिसयूज बहुत हो रहा था, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोविजंस आपके बनाए गए। नेक्स्ट जो चेंज आपका एक आपका बिफोर सेक्शन 14, सेक्शन 14 जहां आपके बुक में ऑलरेडी है, उससे पहले एक सेक्शन 13 ऐड कर दिया हमने, सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। सेक्शन 14 तो होता है कैंसिलेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, वो तो कैंसिलेशन की बात करता है। उससे पहले सेक्शन 14 तो कैंसिलेशन की बात कर रहा है, उससे पहले एक टॉपिक हमने ऐड किया सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। सेक्शन 13, मतलब इस सेक्शन से पहले ये नया टॉपिक ऐड हो गया। ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को अगर लगता है, गवर्नमेंट के पास मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन बनी होगी साहब जहां पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो गवर्नमेंट चाहे तो कैंसिल करने से पहले उसको सस्पेंड कर सकती है। पहली बार सस्पेंशन 180 डेज का होगा, देन इट कैन बी फर्दर मैक्सिमम नेक्स्ट अनदर 180 डेज मैक्सिमम। अच्छा, यहां पे जब सस्पेंशन चल रहा है तो जिसके अगेंस्ट सस्पेंशन का ऑर्डर पास कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या उस सस्पेंशन पीरियड में विल दैट पर्सन रिसीव एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन? आंसर इज नो। लेकिन अगर करना है तो ओनली विद द प्रायर परमिशन। गवर्नमेंट एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ कर सकती है इवन ड्यूरिंग द पीरियड, लेकिन गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन से। अच्छा, ये बोल रहा है जिसका सस्पेंड हो गया, ये जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपके पहले से आपकी कस्टडी में है उसका इस्तेमाल आप करेंगे ओनली विद द प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट, क्योंकि आपको एक्टिविटीज पे देखा जाए स्टे लग गया है, सस्पेंड हो गया आप, तो उस केस में जो पहले से आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपकी कस्टडी में है उसका इस्तेमाल कैसे करना, क्या करना, ओनली विद द प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट। मैं पूरा पढ़ देता हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग is satisfied that the pending consideration of the question of cancelling the certificate on any of the ground mentioned in section 14 subsection 1, मतलब इसमें जो ग्राउंड जगह सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 किन किन ग्राउंड पे कैंसिलेशन हो सकता है, वैसी चीज अगर पेंडिंग गवर्नमेंट के पास है तो कैंसिलेशन आप डिसाइड करते हैं उससे पहले, इफ इट नेसेसरी सो टू डू, इट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग सस्पेंड द सर्टिफिकेट फॉर अ पीरियड ऑफ 180 days और सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 दैट इज मैक्सिमम 180 days as may be specified in the order, as may be specified in the order. Next लिखा, every person whose certificate has been suspended shall not receive any foreign contribution during the period of suspension of certificate. Obviously बात है. It may be noted central government on an application made by such person, if it considers appropriate, allow receipt of any foreign contribution by such person or son. Generally allowed नहीं है during the suspension period, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट को लगता है कि जेन्युइन केस है, इट में अलाउ बट सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। Every person's certificate has been suspended shall utilize in the prescribed manner the foreign contribution in its custody. जो पहले से आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपकी कस्टडी में, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे, किस तरीके से, सारा ओनली विद द प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट इन कस्टडी विद द प्रायर, मतलब गवर्नमेंट बताएगी उसी तरीके से इसका इस्तेमाल करना और किसी तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दैट इज सेक्शन 13 सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। नाउ द लास्ट चेंज इन दिस चैप्टर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। आफ्टर सेक्शन 14 एक नया टॉपिक हमने ऐड कर दिया, वो बिफोर सेक्शन मतलब सेक्शन 14 है, उससे पहले सेक्शन 13 आ गया नया, ठीक है। ये आफ्टर सेक्शन 14, सेक्शन 14 जो ऑलरेडी आपके बुक में, उसके बाद एक नया टॉपिक हमने ऐड कर दिया, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, सेक्शन 14A। सेक्शन 14A, सेक्शन 14A में दे रखा है कि साहब जिसके पास भी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है, अगर वो गवर्नमेंट को अप्लाई करे कि आई वांट टू सरेंडर, तो गवर्नमेंट सरेंडर को एक्सेप्ट कर सकते, प्रोवाइडेड इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन का उसने वायलेशन नहीं कर रखा है। अगर वायलेशन कर रखा है तो गवर्नमेंट फिलहाल पहले चेक करेगी क्या वायलेशन कर रखा है, उसके क्या पेनल्टी लगनी चाहिए। तो पहले गवर्नमेंट चेक करेगी साहब उसने किसी तरह का इस FCRA 2010 का कोई वायलेशन नहीं कर रखा, एक, ठीक है। और उसके पास अगर पहले से कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन है एट द टाइम ऑफ सरेंडर,
एक तो नो वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, और पहले से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो पैसा, या उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी एसेट आपने बना रखे, मान लीजिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है ना कुछ भी आपको, ठीक है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो बैलेंस पैसा है या उससे जो आपने एसेट क्रिएट किए हैं, वो सब आप सेक्शन 15 में गवर्नमेंट ने एक नई अथॉरिटी क्रिएट की है, उस अथॉरिटी को हैंड ओवर कर देंगे। जब आप सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सरेंडर ही कर रहे हैं तो यू विल नॉट बी इंडल्जिंग इनटू दिस काइंड एक्टिविटी। तो जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अनयूटिलाइज फंड है या उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी आपने एसेट क्रिएट किए हैं वो किसको हैंड ओवर कर दें, तो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट में स्टैब्लिश की उसको आप हैंड ओवर कर दीजिए, मतलब वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑल, ठीक है। और प्लस दे शुड नॉट बी एनी वायलेशन ऑफ द प्रोविजन दिस एक्ट। सब्जेक्ट ऑल दिस प्रोविजंस द गवर्नमेंट में एक्सेप्ट द सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट बाय पर्सन। मैं वो पढ़ देता हूँ। Section 14A states that on a request being made in this behalf, the central government may permit any person to surrender the certificate granted under this act if, after making such inquiry as it deems fit, it is satisfied that such person has not contravened any of the provision of this act. पहले तो गवर्नमेंट अपनी इंक्वायरी करके चेक करेगी, जैसे किसी ने अप्लाई किया तो गवर्नमेंट थोड़ी कि हाथ वहां सरेंडर एक्सेप्ट कर लेगी, पहले गवर्नमेंट अपनी तो इंक्वायरी करवाएगी, चेक करवाएगी, साहब इसने कोई वायलेशन इस एक्ट का तो नहीं किया। गवर्नमेंट सेटिस्फाइड कि देयर नो वायलेशन, देयर नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बाय दिस पर्सन, तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी। एंड आगे, एंड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड द एसेट इफ एनी क्रिएटेड आउट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन, पैसा या उस पैसे से जो भी एसेट क्रिएट हुए हैं, has been vested in the authority as provided in section 15 subsection 1. section 15 subsection 1 में गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी क्रिएट की है अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ऑफ दिस एक्ट, उसको आप जो बचा हुआ फॉरेन कंट्रीब्यूशन है या उससे जो एसेट क्रिएट किया है उसको आप हैंड ओवर कर दीजिए, उसका कंट्रोल उनके हाथ में चल जाएगा। तो सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन गवर्नमेंट में एक्सेप्ट द सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट एंड दैट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसिल्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर एक्सेप्टिंग द सरेंडर। तो ये छोटा सा एक नया टॉपिक ऐड हो गया सेक्शन 14A आफ्टर सेक्शन 14। तो ये 4 चेंजेस थे इन द चैप्टर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इसके साथ सारे चेंजेस मैंने बता दिए इन दिस पर्टिकुलर पेपर, ठीक है। एंड दैट इज ऑल द अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर योर जून 2021 एग्जाम, एंड इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। थैंक यू।